स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। कन्नड़ समर्थक वटाल नागराज द्वारा बुलाए गए कर्नाटक बंद हुगली में दिखा बेअसर। शहर में यातायात, बाजार और ऑटो सेवाएं सामान्य रही। मणिपुर के राहत शिविर में 9 साल की बच्ची के मृत मिलने से हड़कंप। यौन उत्पीड़न की आशंका, पुलिस ने 15 लोगों को लिया हिरासत में। देवताओं पर सिपाही ने की अभद्र टिप्पणी, एसएसपी ने किया निलंबित। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल होंगे पूरे। प्रदेश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे संबोधित। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने पर हो रहे विवाद के बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत विविध संस्कृति और सभ्यता का संगम है और ऐसी पहले राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत देश में रहने वाले लोग सब एक हैं। अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता है। ये देश विविध संस्कृति, विविध सभ्यता से मिला जुला कर बना हुआ देश है और सभी की परंपराएं सब मिलकर ही देश बनता है और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के ये परिचायक है। खबर सहारनपुर से है, जहां ग्राम संगाठेड़ा में भाजपा नेता ने अपने ही परिवार को गोली मार दी। जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद अनन फनन में उनके पत्नी और एक बच्चे को जिला अस्पताल भेजा गया। बता दें कि मौके पर 2 बच्चों की मौत हो गई और पत्नी और एक बच्चे का इलाज जारी है। वहीं पुलिस टीम ने आरोपी बीजेपी नेता योगेश रोहिला को मौके से गिरफ्तार किया। खाना बना रही थी अंदर ही। ये आपका घर है? ये घेर है, हमारा घर तो वही है। मतलब उसी में घर? नहीं, इसका लगा नहीं, ये तो मेरा गेट के सामने। ये कुछ सामने वाले में आप रहते हो? ये तो अंदर वाले में रहते हो? झगड़ा कर रहा था चुपचाप इनने काम। झगड़ा जुगड़ा कुछ नहीं, इसके दिमाग में कमी आ रही थी, इनमें नहीं है। जब दिमाग में कमी आ रही है तो फिर ये रिवॉल्वर कैसे रख रहा था? इसके परिवार वाले इस पर हथियार वो लाइसेंस का ही है। लेंसेसी से मारा है। लेंसेसी लाइसेंस का इस परिवार तो कितने बच्चे थे इसके? 3 बच्चे। पत्नी का क्या नाम था और बच्चों का? बड़े बच्चे का क्या नाम था? शिवांश, देवांश। शिवांश और देवांश। लड़की श्रद्धा। श्रद्धा। तो आपने जैसे ये गोली की आवाज सुनी, क्या देखा था वहाँ बाहर? सुनी जब मैं जाके तो ना रुक के दिए जी भाई हम भागे, इतना भागे कुआड़ फूल गए, इतने तीनों जब। गंगो के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और एक बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और एक बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहाँ पर अभी वो पहुँचे नहीं हैं और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई। खबर बरेली से है, जहां से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। नेपाल के नवविवाहित पति पत्नी को नशीला पदार्थ देकर जहर खुरानी गिरोह के सदस्यों ने की लूटपाट।
बता दें कि नरेंद्र और उसकी पत्नी भीसरामा को जो कोटद्वार के पास मजदूरी करते थे और शुक्रवार को घर लौट रहे थे। बरेली के पास रास्ते में एक लड़का और लड़की मिले जिन्होंने उन्हें खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पिलाई जिसमें नशीला पदार्थ था। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद दोनों बेहोश हो गए और उनके पास 33,500 रुपए लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद रोडवेज बस चालक ने दोनों को बेहोशी की हालत में बस से उतार दिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है? नरेंद्र। इसका ये कौन है? भीमसरा। अच्छा, आपकी कौन है ये? पत्नी। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग गुमखाल से कोटद्वार नजियाबाद आ रहा था। अच्छा, फिर घर जा रहे थे? हाँ, ऐसे रुबैटे जाके घर जा रहा था जी। फिर क्या हुआ? फिर बीच में हुआ ऐसे एक अंकल आंटी मिला ना मेरे को। हाँ। वो अंकल आंटी मिला, मेरे को अच्छा लगा। हाँ। अच्छा लगा। फिर अंकल आंटी कभी कभी खाने के लिए अंगूर कांकरा दे रहा था। फिर क्या खाया? खाना खाया। फिर यहाँ पहुँच गए, फिर? बरेली पहुँच गया ना। हाँ, ठीक। तब फिर खाना खाने गया। फिर? उन लोग के साथ खाना भी खाया। उन लोग के साथ गाड़ी में स्टिंग पिए। बस इसने ये कितना पैसा था? 33,500। सब ले गए? सब ले गए। क्या लोग थे वो? कितने लोग थे? 2 लोग था, एक लड़का एक लड़की। कहाँ जा रहे थे आप? हाँ, हम तो नेपाल। कहाँ के रहने वाले हैं नेपाल में? नेपाल में जाजरकोट। खबर दिल्ली से है, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी वर्गों का जीवन स्तर सुधारने को जो वादा हमने किया, दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का हमारा जो उद्देश्य है, इस बजट में उसे पूरा करने के लिए सुझाव के लिए हमने 3 मार्च को एक ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर की घोषणा की थी। आप सभी जानते हैं कि सरकार बनने के तुरंत बाद से हमारा एक ही ध्येय है कि विकसित दिल्ली के अपने एजेंडा की दिशा में काम करें। उन कामों से दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के गरीब, दिल्ली के युवा, दिल्ली के छात्र, दिल्ली के श्रमिक, इन सब का जीवन स्तर सुधारने का जो वायदा हमने किया और दिल्ली को जो विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का उद्देश्य जो हमारा है, इस बजट में उसके निमित्त सुझाव के लिए आप सबको ध्यान है कि हमने 3 मार्च को एक ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर अनाउंस किया था और ये जो सेशन है हमारा 24 मार्च से शुरू होगा, जो 28 मार्च तक और हो सकता है उससे भी आगे एक्सटेंड हो चलेगा। मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहती हूं कि ईमेल के माध्यम से हमें 3,303 सुझाव प्राप्त हुए और व्हाट्सएप नंबर के जरिए 6,982 सुझाव हमें मिले, तो लगभग 10,000 सुझाव, जिसमें उनके सुझाव, जनता की अपेक्षाएं और विभिन्न मुद्दे जो दिल्ली से संबंधित है, हर विषय पे जनता के सुझाव हमारे तक पहुंचे हैं और ये सभी सुझाव विकसित दिल्ली बजट का प्रारूप तैयार करने के लिए बहुत ही काम आए। और इसी तरीके से अलग अलग समूह, महिलाओं से सरकार मिली, शिक्षाविदों से मिले, उसमें प्राइवेट स्कूल के भी लोग थे, उसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल से भी जुड़े हुए सभी शिक्षाविद रहे, इन्फ्लुएंसर से मिले, व्यापारियों से मिले, औद्योगिक जगत के लोगों से मिले, किसानों से, विधायकों से, सांसदों से, निगम पार्षदों से, युवाओं से, झुग्गी के लोगों से, डॉक्टर्स, सीएज, कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारे नगर निगम के एम्प्लॉइज अलग अलग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, इन सभी वर्गों से मिलकर के हमने जनसंवाद किया और उस जनसंवाद के माध्यम से उनकी
उनके सुझाव, उनकी अपेक्षाएं जानी, ताकि ये जो बजट दिल्ली का है, ये सरकार का बजट नहीं, ये दिल्ली की जनता का बजट है। और दिल्ली की जनता के बजट में कोई भी वर्ग हमारी योजनाओं से अछूता ना रहे, इसका ध्यान हमने रखा। हमारी सरकार दिल्ली वासियों की भागीदारी के लिए उन्हें धन्यवाद करती है और इतने बड़े पैमाने पे जो उनके सुझाव हमें मिले उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और दिल्ली वासियों का ये बजट, जो जनता का बजट है, एक सकारात्मक परिणाम इस सब से मिलने वाला है। हमने विकसित दिल्ली बजट में दिल्ली वासियों से प्राप्त सुझावों को प्राथमिकता भी दी है और उनकी अपेक्षाओं का ध्यान भी रखा है। और इस सारे बजट में ये ध्यान दिया गया है कि जो साधारण नागरिक है और उसकी जरूरतों का हम ध्यान रखें। विशेष रूप से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, बिजली पानी की सुचारू आपूर्ति, बरसात में जल का जो भराव हो जाता है उससे जो समस्याएं होती है उसका निदान, वायु प्रदूषण पे नियंत्रण, यमुना की सफाई, शिक्षा का बेहतर स्तर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी ढांचों के विकास और रोजगार के अवसरों को प्रमुखता से शामिल किया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित दिल्ली का स्वप्न है, विकसित दिल्ली का जो उनका विजन है, उसको पूरा करने की दिशा में हर एक्सपेक्ट को ध्यान रखा जाए। ये 27 साल बाद दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसका पहला बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ा करके इम्प्लीमेंट करने की दिशा में रहेगा। और ये जो बजट है, जिसे मैं कहूं कि दिल्ली का विकास और खीर की मिठास, तो खीर सेरेमनी के साथ हम शुरू करेंगे। सोमवार को सुबह 9 बजे दिल्ली विधानसभा परिसर में खीर सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। जितने भी वर्ग इस दिल्ली सरकार के बजट से जुड़ने वाले हैं, हम उनको आमंत्रित करेंगे, उनका मुंह मीठा कराएंगे खीर से। आप सभी का भी उसमें खीर से मुंह मीठा कराया जाएगा और उसके बाद हम बजट सेशन की शुरुआत करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बजट दिल्ली की जनता का बजट आएगा वो सबको पसंद आएगा और दिल्ली के हित में, दिल्ली के विकास में ये एक माइलस्टोन होगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली विधानसभा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एमओयू है। खुश हूं क्योंकि हमारा देश का राजधानी दिल्ली विधानसभा, दिल्ली असेंबली का माननीय स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी के साथ मिल करके मेरे मंत्रालय यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली असेंबली के बीच में एमओयू साइन हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमओयू है। लोकतंत्र में पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री बिजनेस जो हमारा स्टेट में असेंबली चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और संविधान के तहत हम अपना काम करते हैं, लेकिन साथ साथ टेक्नोलॉजी आने से
काम करने का तरीका और बहुत ही फास्ट तरीके से कागज और प्रोसेस जितना भी है और पूरा देश भर में जितने असेंबली हैं एक तरीके से चले और हमारे लोगों का सबसे बड़ा पंचायत जो पार्लियामेंट है इसके साथ लिंक रहे, ये हम लोग का सबका मानना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंसेप्ट दिया था कि जैसे वन नेशन वन एप्लीकेशन, कि पूरा देश में एक सिस्टम चलना चाहिए। तो पार्लियामेंट का सिस्टम, हमारा असेंबली का सिस्टम बेसिकली एक ही है। जैसे यहाँ काम काज होता है, असेंबली में भी वैसे ही होता है। असेंबली में बिल पास करना, रेजोल्यूशन होना, क्वेश्चन उठाना, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होना। तो इसलिए आज इसलिए भी बहुत ही अलग से महत्वपूर्ण ये है कि कई राज्यों ने हमारा ये जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का पूरा अपने तरीके से उसको साइन करके इम्प्लीमेंट करके पूरा चालू कर दिया, लेकिन दिल्ली विधानसभा कर नहीं पाया। ये अफसोस का बात है, क्योंकि देश का राजधानी दिल्ली सबसे पहले करना है, ये अपेक्षा रहता है। तो दिल्ली में असेंबली का कहीं न कहीं कभी रहा है। तो मैं नए जो अपने स्पीकर बने हैं विजेंद्र गुप्ता जी को विशेष करके मैं बधाई भी देता हूं, क्योंकि नए स्पीकर बने हैं, और साथ साथ उसका अभिनंदन भी करता हूं। उनके स्पीकर बनने के साथ साथ विधानसभा का कार्य शुरू हुआ और एक महीने के अंदर में हमारे संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ में मिल करके ये एनी विधान का ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आज एमओयू भी हो गया और साथ साथ में दिल्ली का जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ है, उनके असेंबली के सेक्रेटरी है, और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हमारा सचिव है, सेक्रेटरी है और एडिशनल सेक्रेटरी है, वरिष्ठ ऑफिसर सब यहां मौजूद हैं और आज एमओयू साइन किया है। अब दिल्ली विधानसभा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ तालमेल करके ये विधान का एक एप्लीकेशन का जो हमारा कार्यक्रम है चलेगा, और पूरा देश में जैसे चला है दिल्ली विधानसभा का गतिविधि भी तेज होगा। दूसरी बात यह है, दिल्ली विधानसभा का सत्र हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, राजधानी है, सबको नजर रखता है। लेकिन गत वर्षों में हमने देखा है कि दिल्ली विधानसभा जिस तरीके से चलना चाहिए वो चल नहीं पाया। तो अभी विजेंद्र गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ है, स्पीकर अभी बने हैं, मगर एज ए पॉलिटिशियन बहुत ही एक्सपीरियंस, कई सालों से नीचे कॉरपोरेशन से लेकर के असेंबली तक बहुत ही सीनियर वरिष्ठ नेता है, और उनके स्पीकर बनने से, दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष बनने से कार्य तो तेजी से होगा ही। ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भी बहुत तेजी से होगा, लेकिन साथ साथ दिल्ली विधानसभा और सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरह से चलेगा, ये भी सबका मानना है। इसलिए मैं विजेंद्र गुप्ता जी को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ये जो आज एमओयू हुआ है इससे दिल्ली की जनताओं के लिए, देश के लिए भी बहुत अच्छा हमारा असेंबली की ओर से कार्य होगा, और ये लोक सेवा में बहुत अच्छा से काम आएगा, और एमएलए और बाकी जितना भी जो असेंबली में काम करते हैं सबके लिए भी बहुत। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे। जिसको लेकर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि इस मौके पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों को संबोधित करेंगे। सबको प्रणाम, नमस्ते, सबका स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ मुख्य सेवक सदन में, और मेरे साथ यहाँ पर हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राजकोट क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप रावत महंत जी, पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजकुमार गौरी जी, हमारे सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी एवं
सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मीडिया के मेरे सभी मित्र भाई, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। और जो जिम्मेदारी मुझे 4 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने और देवभूमि उत्तराखंड की जनता की आशीर्वाद से काम करने का अवसर मिला। और दूसरा कार्यकाल 23 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ और एक सरकार यहाँ पर गठित हुई, क्योंकि पहला कार्यकाल ऐसे समय में था जब कोरोना महामारी थी और उस महामारी से हम सभी जूझ रहे थे, पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा था। उसके बाद हम चुनाव में गए और चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन उससे पहले राज्य के अंदर राज्य स्थापना के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में एक मिथक रहता था, एक परिपाटी थी कि हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। इस बार भी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहूं, विश्लेषक कहूं या विद्वान कहूं, उन सभी के विश्लेषण और उन सबके इस प्रकार का वातावरण था कि इस बार भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में आने का मौका दिया और हम जनता की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को, विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अनेक सारे निर्णय लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे। कई आपदाओं की चुनौतियां हमारे सामने आई, कभी रैली की आपदा, कभी सिलगैरा टनल की आपदा, कभी जल भराव की आपदा, उधम सिंह नगर हरिद्वार में भीषण अत्यधिक वर्षा के कारण अनेक बार हमको पूरे चाहे चमोली जनपद से लेकर और पिछले वर्ष केदार घाटी की आपदा, सिलगैरा टनल, पूरे विश्व ने देखा कि एक किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हुआ। लगातार 17 दिनों तक चले आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 41 श्रमिक भाइयों को हम कुशलता से बचा पाए। पूरे देश के, दुनिया के लोगों का ध्यान वहां पर था, सभी एजेंसियां लगी थी, भारत सरकार की, राज्य सरकार की। अभी हाल ही में इसी फरवरी माह में माड़ा गांव का हिमस्खलन, बड़ा एवलांच, जिसमें हम 54 लोगों में से 46 लोगों को बचाने में हमको सफलता मिली। दुर्भाग्य से 8 लोग, उनको हम नहीं बचा पाए। लेकिन उसके बाद भी लगातार अनवरत रूप से हमारी यात्रा चलती रही। कानून व्यवस्था की स्थिति हो, कोई भी चुनौतियां सामने आई तो हर चुनौती पर हम कभी पीछे रहकर हमने काम नहीं किया। हमारा विश्वास इस पर रहा कि हम धरातल पर जाए, मौके पर जो भी स्थिति हो उस स्थिति का सामना करें, और आपदा का कालखंड हो, संकट का कालखंड हो, कोई चुनौती हो, हमने प्रयास किया है कि हम अपने लोगों के बीच में खड़े हों और उनके हम प्रतिनिधि हैं, तो अपनों का जो नेतृत्व है वो अपनों के बीच में हो, अपनों के साथ हो। इस वर्ष
पिछले वर्ष 2024 में हमने जहां केदार घाटी की आपदा का सामना किया, वहीं हमने टिहरी जनपद में घनसाली क्षेत्र में, गुप्तू क्षेत्र में 3 बार बड़ी आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा और तीनों आपदाओं पर मैं स्वयं वहां पर पहुंचा। चाहे आज ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं। और अभी आप सबके बीच में आने से पहले मैं आज 4 विभागों की अलग अलग समीक्षा बैठकों पर जो गेम चेंजर योजनाएं हैं, उन बैठकों को करने के बाद आपके बीच में आ रहा हूं। तो मैंने सभी विभागों से कहा है कि अपने विभाग की 3 से 5 तक गेम चेंजर योजनाएं वो प्रस्तुत करें, उस पर हमारा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।